सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे उस कूटनीतिक डेडलॉक को डिकोड करेंगे जिसने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजारों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के एक एक्सपर्ट नजरिए से हम उस शांति प्रस्ताव से शुरुआत करेंगे जो हाल ही में बुरी तरह फेल हो गया। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। पहले शांति प्रस्ताव के गतिरोध पर बात करेंगे, फिर हॉर्मूज जलडमरू मध्य यानी उस अहम चोक पॉइंट को समझेंगे। उसके बाद इसके वैश्विक आर्थिक प्रभावों, बढ़ते क्षेत्रीय समुद्री तनावों और आखिर में मध्यस्थ के रूप में चीन की भूमिका पर नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, शांति प्रस्ताव का गतिरोध। आइए समझते हैं कि कूटनीतिक स्तर पर आखिर बात बिगड़ी कहाँ। इंटरनेशनल कूटनीति में कंडीशंस यानी पूर्व शर्तें अक्सर खेल बिगाड़ देती हैं। अमेरिका का प्रस्ताव था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे गंभीर और विवादित मुद्दों पर बात करने से पहले युद्ध विराम होना ही चाहिए, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के काउंटर प्रपोजल को सोशल मीडिया पर बस 2 शब्दों में खारिज कर दिया, टोटली अनएक्सेप्टेबल, यानी पूरी तरह से अस्वीकार्य। अब इस स्लाइड पर नजर डालते हैं। ये बिल्कुल एक जीरो सम गेम का क्लासिक उदाहरण है। एक तरफ तेहरान है जिसे लगता है कि युद्ध का मुआवजा और हॉर्मोज पर उनकी संप्रभुता की मांग क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत ही उदार ऑफर है। वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन के लिए पहले लड़ाई रोकना और परमाणु संवर्धन के मुद्दे को सुलझाना सबसे जरूरी है, और हॉर्मोज पर ईरानी कंट्रोल तो उनके लिए बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। मतलब दोनों पक्ष एक ही बात को एकदम अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं। सेक्शन 2, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज चोक पॉइंट। ये कूटनीतिक विफलता भूगोल से कैसे जुड़ती है, आइए देखते हैं। इस भू राजनीतिक पहेली को समझने के लिए फारस की खाड़ी के भूगोल को समझना बहुत जरूरी है। हॉर्मोज जलडमरू मध्य एक बेहद संकरा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, और अभी ये एक तरह की अघोषित नाकेबंदी के बीच इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट बन गया है। इस पूरी कहानी का सबसे क्रूशल पॉइंट है ये नंबर 20%। यह एक चौंकाने वाला तथ्य है कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया भर के तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस का 20% यानी ग्लोबल सप्लाई का पूरा 5वां हिस्सा इसी एक संकरे जलमार्ग से होकर गुजरता था। और इस टेंशन का सीधा असर क्या हुआ? वहां शिपिंग लगभग पंगु हो गई है। पिछले हफ्ते की ही बात करें तो क्रूड ऑयल से भरे सिर्फ 3 टैंकर ही यहां से निकल पाए। हालात इतने खराब हैं कि ईरानी हमलों से बचने के लिए इन विशाल जहाजों को अपना ट्रैकिंग डेटा तक बंद करना पड़ रहा है। मतलब सुरक्षा के लिए उन्हें समंदर में बिल्कुल अंधेरे में नेविगेट करना पड़ रहा है। सेक्शन 3, ग्लोबल इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट्स। एक स्थानीय नाकेबंदी का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ता है, ये काफी दिलचस्प है। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, एक छोटी सी भौगोलिक नाकेबंदी ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में भूचाल ला दिया है। ब्रेंट क्रूड 3% से ज्यादा उछलकर $105 प्रति बैरल के पार चला गया है, और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI भी 4% से ज्यादा बढ़कर $99 क्रॉस कर चुका है। मार्केट साफ तौर पर इस कूटनीतिक डेडलॉक को लेकर पैनिक में है। और जाहिर है ये सब सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स तक सीमित नहीं रहता। अमेरिका का ही उदाहरण लें, वहां नेशनल एवरेज गैस की कीमतें 52% तक बढ़ गई हैं। युद्ध से पहले के मुकाबले अब ये $4.52 प्रति गैलन पर पहुंच चुकी हैं। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ऊर्जा सचिव को राहत देने के लिए फेडरल गैस टैक्स को रोकने पर भी विचार करना पड़ रहा है। साफ है कि जियोपॉलिटिक्स का असर अब सीधे पेट्रोल पंप पर दिखने लगा है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 4, एस्केलेटिंग रीजनल मैरिटाइम टेंशंस यानी बढ़ता क्षेत्रीय समुद्री तनाव। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे ये समुद्री तनाव तेजी से फैल रहा है और अप्रैल के शुरुआती सीजफायर की धज्जियां उड़ा रहा है। यूएई ने ईरान की तरफ से आए 2 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, कतर ने अपने जल क्षेत्र में एक कार्गो शिप पर हुए ड्रोन हमले की निंदा की, और कुवैत को भी अपने एयर स्पेस में दुश्मन ड्रोन्स को मार गिराना पड़ा। पड़ोसी खाड़ी देशों को अब खुद अपनी हवाई और समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए मैदान में उतरना पड़ रहा है। और तनाव का दायरा सिर्फ समंदर तक ही सीमित नहीं है।
16 अप्रैल के सीज फायर के बावजूद दक्षिणी लेबनान में इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच झड़पें लगातार जारी हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि अगर ईरान के साथ कोई कूटनीतिक समाधान निकल भी जाता है तो भी इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि लेबनान में चल रहा ये प्रॉक्सी युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। फाइनली, सेक्शन 5, एक मध्यस्थ के रूप में चीन की भूमिका। इस पूरी जियोपॉलिटिकल पहेली का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा है ग्लोबल सुपर पावर्स की कूटनीति। राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बीजिंग में होने वाली मुलाकात काफी कुछ तय करेगी। एक तरफ अमेरिका की कोशिश है कि चीन अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके तेहरान को शांति समझौते के लिए मनाए। वहीं दूसरी तरफ ईरान का ऑब्जेक्टिव है कि वो बीजिंग समिट का फायदा उठाकर अमेरिकी प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ एक माहौल तैयार करे। दोनों ही पक्ष मिडिल ईस्ट में ईरान के सबसे करीबी पार्टनर यानी चीन को अपने अपने स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ईरान की कूटनीति इस बयान से एकदम क्लियर हो जाती है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा, हमारे चीनी दोस्त अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका की गैर कानूनी और मनमानी कार्रवाइयों के खिलाफ चेतावनी देने के लिए इन मौकों का इस्तेमाल कैसे करना है। साफ है कि ईरान फिलहाल अपने परमाणु कार्यक्रम पर बात करने से बच रहा है और उसका पूरा फोकस अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिकी नाकेबंदी का विरोध करने पर है। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिर में पहुंच गए हैं और हमारे सामने सारे फैक्ट्स मौजूद हैं। एक तरफ ग्लोबल मार्केट्स में भारी उथल-पुथल है, दूसरी तरफ कूटनीति पूरी तरह से रुकी हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि खाड़ी के इस खतरनाक डेडलॉक को आखिर कौन तोड़ेगा? क्या सैन्य तनाव और आर्थिक दबाव का ये खेल चलता रहेगा या फिर कोई कूटनीतिक रास्ता इस वैश्विक संकट को टालने में कामयाब होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही मिडल ईस्ट का भविष्य तय करेगा।